ठीक है, तो आज अब हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम कभी मोशन की बात करते हैं तो उस केस में हमें सबसे पहले एक चीज समझना होगा कि भाई मोशन है क्या। मेन चीज आप बात करते हैं, भाई मोशन की बात कर रहे हैं तो भाई मोशन है क्या, थोड़ा सा बताओ क्या होता है मोशन। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे तो बाद में बात आएगी कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है कि प्लेन में हो रहा है कि 3D में हो रहा है, वो बात की बात है। जनरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन को मोशन इन 1D भी लोग बोलते हैं, 1 डायमेंशन। बताइए मोशन क्या होता है। When the position of objects changes with respect to time. टाइम, ठीक है। चलो, मोशन क्या होता है कि जब कभी कोई पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में है, और नहीं चेंज हो रही तो कहेंगे पार्टिकल मोशन में नहीं है। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द पोजीशन। भाई मोशन में एक वर्ड आया पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज होगा तो हम कहेंगे कि मोशन हो रहा है, चेंज नहीं होगा तो कहेंगे कि पोजीशन आपका मोशन नहीं हो रहा है। अब बात आती है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है। अब हम पोजीशन की डेफिनेशन चाहेंगे कि भाई पोजीशन क्या होता है। Coordinates on x, y axis. कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यही है ना। Yes. ठीक है। इसका मतलब जब आप किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बताते हो तो आप उसका क्या बताते हो। Position. पोजीशन नहीं बताते हो, आप उसका लोकेशन बताते हो। क्या बताते हो। उसका लोकेशन बताते हो। आप क्या बताते हो, आप उसका लोकेशन बताते हो। क्लियर हुई बात। इसका मतलब पोजीशन क्या है, एक लोकेशन है। और जब आपने कोऑर्डिनेट की बात की तो कोऑर्डिनेट के लिए आपने ओरिजिन भी तो चूज किया। बिना ओरिजिन चीज चूज किए हुए आप किसी पार्टिकल का लोकेशन कैसे बताओगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे। बात समझ में आई है। Yes. तो मोशन रिवर्स ऑर्डर में आपने कहा कि पोजीशन का चेंज मोशन है, ठीक है, मान लिए। अब बात आई चेंज पोजीशन क्या होती है, तो किसी भी आपके एक्स वाई जेड मतलब किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट आपने बता दिया, वो कह दिया कि वो लोकेशन है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। अब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताते हैं तो हम लोग को एक ओरिजिन भी तो लेना पड़ता है। बिना ओरिजिन, अगर हम अपना ओरिजिन बदल दें तो क्या कोऑर्डिनेट बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। बदल जाएगा ना। अगर हम अपने ओरिजिन को चेंज कर दें तो क्या उसका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। बदल जाएगा। आप अक्सर कहते हो मतलब व्हाट्सएप पे कि अपना लोकेशन शेयर करो, अपनी पोजीशन शेयर करो नहीं बोलते हो, क्या कहते हो, अपना लोकेशन शेयर करो। मतलब आप अपना कोऑर्डिनेट शेयर करो, आपकी लोकेशन फिक्स है, लेकिन जिसको शेयर करोगे वो जहां पे है वहां से उस लोकेशन को ओपन करेगा तो उसका ओरिजिन वहीं पे हो गया। आपने अगर अपनी लोकेशन हमें भेजी, मैं लखनऊ में हूं, तो आपके आजमगढ़ की लोकेशन मेरे लखनऊ के अकॉर्डिंग अलग होगी, क्योंकि हमारा ओरिजिन क्या है, अलग होगी। अगर आपने ऋषभ को भेजा, वो बनारस में है, तो बनारस के अकॉर्डिंग आजमगढ़ की लोकेशन अलग होगी। बात समझ में आई है। अगर बनारस से आजमगढ़ आना होगा तो अलग रास्ते से आएंगे, अलग समय लगेगा, सारी चीजें। अगर लखनऊ से आजमगढ़ जाएंगे तो अलग चीजें लगेंगी। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कभी पोजीशन की बात करनी है, क्योंकि सबसे बेस पॉइंट आता है पोजीशन, जब हमें पोजीशन की बात करनी है तो हमें लोकेशन की बात करनी होगी। और जब लोकेशन की बात करनी है इसका मतलब हमें अपने एक ओरिजिन की बात करनी होगी। और उसी ओरिजिन जहां से हम चीजों को मेजर कर रहे हैं, जहां से हम उसके लोकेशन को बता रहे हैं, वही हमारा कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो सबसे पहली चीज हमें यहां पर सीखनी होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं FOR। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अब बात आती है, मेन चीज हमारी शुरुआत होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बताओ। सर एक्स वाई प्लेन के साथ टाइम को जब ले लेंगे तो राइट करेंगे तो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में कोई भी आर्बिट्रेरी चूजन सेट ऑफ एक्सिसेज है। आर्बिट्रेरी चूजन का मतलब, अगर मैं लखनऊ में हूं तो हम यहां पर XYZ अपने हिसाब से अपना चूज करें। लखनऊ में किसी दूसरी जगह पर कोई दूसरा आदमी है तो उसका ओरिजिन बदल गया, वो वहां से अपना XYZ जैसे सेट करने का मन करे कर ले। तो एक आर्बिट्रेरी चूजन सेट ऑफ एक्सिसेज है जहां से हम किसी पार्टिकल के पोजीशन या मोशन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, कुछ बताते हैं, या फिर हम अपने जो लॉज हैं, जो फिजिकल लॉज हैं, उनका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। वो हमारा क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ऐसी चीज जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी पार्टिकल के पोजीशन या मोशन के बारे में कुछ बताते हैं। किस पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है, या इस पार्टिकल का लोकेशन बदल रहा है, या फिर इस तरह की चीजें हो रही हैं, या फिर हम वहां पर कुछ बताएंगे कि भाई हाँ, इसमें अगर ऐसी चीजें हो रही है तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला इस तरह का लगेगा। कुछ फिजिकल लॉज के जो फॉर्मूलेज हैं वो हम एक डिजाइन करते हैं, डिराइव करते हैं। तो उस केस में हमें अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा तो हमारे फॉर्मूले का नेचर बदल सकता है। क्लियर? तो लिखो, एन आर्बिट्रेरी set of accesses, an arbitrary set of accesses, an arbitrary set of accesses arbitrary set of accesses with reference to which the position or motion which the position or motion of something is described or the physical laws are formulated is called फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ये हमारी डेफिनेशन होती है। An arbitrary set of accesses with reference to which the position or motion of something is described or physical laws are formulated is called the frame of reference। ठीक है? अब बेटा आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको लेने के कई तरीके हैं। मतलब अगर हम किसी पार्टिकल के पोजीशन की बात करनी है तो किसी पार्टिकल की पोजीशन या उस पार्टिकल की लोकेशन के बारे में बताने के लिए हमारे पास नेचर में 3 तरह के कन्वीनियंट मेथड्स हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं उसे।
एक हमारे पास होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग बात केवल करेंगे आपके कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ दिन बाद बात करेंगे, क्योंकि आपको जेईई मेंस एडवांस में भी काम करना है, तो वहां पर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। और एक दिन हम आपको कभी संडे में ऐसे क्लास लेके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका रेक्टेंगुलर वाला है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, मतलब एक ही पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। हम पार्टिकल की लोकेशन तीनों तरीके से बता सकते हैं। जैसे आप जिस कमरे में हो, इमेजिन करो कि आप उस कमरे के एक कॉर्नर को अपना ओरिजिन मान लो। एक कॉर्नर को क्या मान लो? ओरिजिन। और आप अपने अकॉर्डिंग एक्स वाई और जेड एक्सिस डिसाइड कर लो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग। आपने अगर इसे एक्स मान लिया, इसे वाई मान लिया, तो एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड वाला बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने कमरे में जेड बना लो। क्लियर? बना लिया आपने अपने पास? यस। ठीक है, कैसे एक्स वाई जेड बनाते हैं बात पता ही है, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बात समझाया भी है कि हमें अपना अगर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, एक्स वाई जेड एक्सिस चूज करनी है, तो कोई दो आप अपने मन से आर्बिट्रेरी चूज कर लो, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, कोई भी आप दो आप एक्सिस अपने मन से चूज कर लो। तीसरा चूज करने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम तीसरा बना सकते हैं। ये बात मैंने वेक्टर में समझाया है। तो आप अपने कमरे में एक्स और वाई एज्यूम कर लो, जेड उसके अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लो, और आप अपने कमरे में लगे हुए पंखे के बारे में या आपके कमरे में कोई ऑब्जेक्ट है, उस तक पहुंचने के लिए आप देखो कि आप उस तक कैसे पहुंच पा रहे हो। जैसे मान लो कि आपके कमरे में एक पंखा है, पंखा ये है, और हम मान लो कमरा में हमारे पास वहां पर ओरिजिन है, तो हम ओरिजिन से पहले एक्स में आएंगे, फिर ऐसे आएंगे वाई में, और फिर ऊपर जाएंगे जेड में। तो हम इसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट बता दें तो हम पंखे की लोकेशन को क्या कर दिए? बता दिए। तो हम लोगों को अपने फिजिक्स में एनसीईआरटी ये कहती है कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, जिसमें हम किसी पार्टिकल की लोकेशन को उसके एक्स एक्सिस के पॉइंट, उसके वाई एक्सिस के पॉइंट और उसके जेड एक्सिस के पॉइंट के अकॉर्डिंग बता सके। क्लियर हुई बात बेटा? ये मतलब उस वेक्टर का, उस पोजीशन का अगर एक वेक्टर बना दिया जाए तो उसका एक्स पर क्या प्रोजेक्शन होगा, उसका वाई पर क्या प्रोजेक्शन होगा, उसका जेड पर क्या प्रोजेक्शन होगा, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट और उसका जेड कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर हुई बात? और ये याद करो, वेक्टर में हम लोगों ने कंपोनेंट या प्रोजेक्शन निकालना सीखा था डॉट प्रोडक्ट में। एक वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट उसको बोलते थे ए एक्स या ए कॉस अल्फा। अगर उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है तो ए कॉस अल्फा, अगर वाई के साथ एंगल बीटा है तो ए कॉस बीटा, और जेड के साथ एंगल गामा है तो ए कॉस गामा की तरह हम लोग इस बात को करते थे। तो वही ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा आपके क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि आप उसका मतलब पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करिए। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कैसा लेंगे? इसमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। और जहां पर ये तीनों एक्सिस आपस में कट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, या उसी को हम अपना क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो ये मान लो आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, और यही हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। यही हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब इसके बाद बेटा आप बताओ कि अगर आपने एक्स वाई और जेड बना लिया तो यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट को डिफाइन करना आपके लिए इजी हो गया। यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप उस यूनिवर्स के उस पॉइंट के बारे में बता सकते हो कि उसकी लोकेशन क्या है या उसकी पोजीशन क्या है, आप बता सकते हो। अब बेटा अगर पोजीशन चेंज होगा तो हम चेंज किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं?
टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हमें टाइम मेजर करने के लिए अपने साथ क्या रखना पड़ेगा, एक क्लॉक भी रखनी पड़ेगी। इसका मतलब जो आपके एक्स वाई जेड एक्सिसेज हैं जिनसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना अलोंग विथ अ क्लॉक, ये सब मिलके हमारे क्या बनेंगे, ये सब मिलके हमारा क्या बनेगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो अगर केवल आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस है तो वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन जब उसके साथ हम एक क्लॉक भी एसोसिएट कर देते हैं ना, तो क्लॉक आपके पोजीशन के चेंज के बारे में बताएगा कि भाई पोजीशन का चेंज कितने समय में कितना हुआ, क्या हुआ, जिससे हम अपने फिजिकल लॉज का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्योंकि फिजिकल लॉज होगा उसमें टाइम की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें पोजीशन के चेंज की जरूरत पड़ेगी, पोजीशन के चेंज को हम कुछ वेलोसिटी बोलते हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आ रहा है तो उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे पास वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारी चीजें आती हैं। हम कहते हैं ना भाई यहां से वहां जाने में हमें इतना समय लगेगा, तो टाइम की बात आ गई ना। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, अब पोजीशन चेंज होने में टाइम लगा, इसका मतलब टाइम का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग अक्सर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं। और आज के दौर में टाइम के लिए लोग घड़ी लगा लेते हैं, या फिर आप टाइम के साथ अगर बात करना है तो लोग मोबाइल में टाइम देख लेते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। तो हम लोग अपना एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइम का अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। अब कहोगे कि सर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों नहीं लेके चलते हैं, केवल टाइम क्यों लेके, घड़ी क्यों लेके चलते हैं? भाई हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हम खुद है ना, हम जहां पे हैं वही हमारा ओरिजिन है, और हम अपना एक्स वाई और जेड बना ले, वहीं पर एज्यूम कर ले। कोई डंडा थोड़े खींचना पड़ेगा, एक्स वाला डंडा या वाई वाला या जेड वाला, ये डंडा लेके नहीं चलना होगा, हमारा एज्यूम करना है कि ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, और उसके अकॉर्डिंग अपना जेड हम बना लेंगे हमेशा, हर जगह पे। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हमको दूसरी चीज सीखनी होती है, पोजीशन। पोजीशन, अब पोजीशन क्या है? किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की जो लोकेशन है वही उसकी क्या होती है, पोजीशन होती है। मेरे रेस्पेक्ट में आजमगढ़ की पोजीशन अलग है क्योंकि मैं लखनऊ में हूं। ऋषभ के रेस्पेक्ट में आजमगढ़ की पोजीशन अलग है क्योंकि वो बनारस में है। आपके रेस्पेक्ट में ऋषभ की पोजीशन अलग है क्योंकि वो लखनऊ, वो आज बनारस में है। तो आजमगढ़ से बनारस की पोजीशन अलग है, बनारस से आजमगढ़ की पोजीशन अलग है, लखनऊ से कानपुर की पोजीशन अलग है, कानपुर से अयोध्या की पोजीशन अलग है, कानपुर से दिल्ली की पोजीशन अलग है, सबकी अलग अलग पोजीशन है। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो पोजीशन कुछ और नहीं होता है, पार्टिकल कहां पर सिचुएटेड है ये बात पता होनी चाहिए, और आप उस सिचुएशन को किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। अगर ये बात पता है किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, मतलब अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। अगर मान लो कि मैं थर्ड पर्सन हूं, ऋषभ हमसे कहें कि सर हमको आजमगढ़ जाना है, तो मैं आपको आजमगढ़ जाने का रास्ता बताऊंगा, बनारस की पोजीशन से आजमगढ़ की पोजीशन पे कैसे जाना है मैं ये बताऊंगा। और मैं लखनऊ में बैठा बनारस की पोजीशन को भी देख रहा हूं, मैं लखनऊ में बैठा आजमगढ़ की पोजीशन के बारे में भी जानकारी है, मैं आपको बताऊंगा कि बनारस से आजमगढ़ जाने के लिए हमें क्या क्या साधन इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, क्या रास्ता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हो तो आप बताएंगे कि यहाँ चले जाओ बस अड्डे पर, यहाँ से ऐसे चले जाओगे। अगर अपने साधन से जाना है तो आप अपने साधन से जा रहे हो तो आप कह देंगे भैया ऐसा है कि आप अपनी लोकेशन हमें शेयर कर दो, और हम तुम्हारा लोकेशन अपने मोबाइल पे देखते रहेंगे और तुम्हें रास्ता में बताता रहूंगा, देखो अब यहाँ मुड़ना है, अब यहाँ मुड़ना है, ऐसे आपको बताते रहेंगे, आप चले जाओगे वहां पे। इसका मतलब यह है कि अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट्स बदल जाएगा। और एक्स वाई जेड एक्सिस में हम किसी पार्टिकल के पोजीशन को उसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ही बताते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन जल्दी से लिखो, द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस
the location of a particle with respect to a frame of reference is called its position. Frame of reference is called its position. The location of a particle with respect to a frame of reference is called its position. Clear? बात समझ में आ गई? बात बताइए। Yes. अब इसमें बात कर रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स x, y, z of a particle. The coordinates x, y, z of a particle specify the position of that particle with respect to origin of that frame of reference. इस बात को समझना। The coordinates x, y, z of a particle, particle का coordinate x, y, z जैसे x coordinate, y coordinate, z coordinate of a particle specify the position. जो coordinate है वही उसकी position को specify करेगा of that particle with respect to origin. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होता है वही उसके क्या बताता है, पोजीशन को स्पेसिफाई करता बताता है। लेकिन वो ओरिजिन भी तो किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट होता है, तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे मैं यहाँ पे हूं तो मेरा ओरिजिन यहाँ है, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ है, और यहां से अगर किसी पार्टिकल की लोकेशन या किसी पार्टिकल का एक्स वाई जेड बताना है तो हम अलग बताएंगे। जैसे अगर इस कमरे में बैठे हैं तो इस कमरे में अगर फैन की हम बात करें तो इस कमरे में फैन या कोई ट्यूबलाइट या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है इस कमरे के अंदर, तो उसका अगर लोकेशन बताना है तो उसका हम एक्स वाई जेड बताएंगे, अलग होगा। इसी कमरे में किसी दूसरे कॉर्नर पर एक आदमी बैठा होगा तो वो उसी पार्टिकल की लोकेशन को अलग बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिन वहां है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट अलग होगा। मतलब अगर पार्टिकल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, पार्टिकल को देखने का ऑब्जर्वर या ओरिजिन चेंज हो गया, तो उस पार्टिकल की लोकेशन बदल जाएगी। लोकेशन बदल गई इसका मतलब उसकी पोजीशन बदल जाएगी, उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बदल गया इसका मतलब उसकी पोजीशन बदल गई। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। यस। ठीक, अब हम लोगों ने यहां पर फिर से वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लिया, और मान लो कि एक पार्टिकल P है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल P है, और इस पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट x, y, z है। उस पार्टिकल P के रेस्पेक्ट में x, y, z है। ये इसकी क्या है? इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर मान लो कि इस पार्टिकल के पोजीशन में चेंज होगा तो समय के साथ चेंज होगा, तो हमने क्या लगा लिया इसमें? एक क्लॉक ऐसे लगा दिया। और क्लॉक क्या करेगा? टाइम का मेजरमेंट करेगा, पोजीशन किस रेट में, किस रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो हम बता सकते हैं। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी चीज हमारे पास आती है क्या? मोशन। अब तीसरी चीज हमको क्या सीखनी है? मोशन। अब बताओ, मोशन जब कभी पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को
टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। जब पोजीशन वर्ड बोला इसका मतलब उसके अंदर उसकी लोकेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस सब आ गया। पोजीशन के अंदर मतलब लोकेशन भी बात आ गई, क्योंकि लोकेशन ही तो पोजीशन है, और लोकेशन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही देखना पोजीशन कहा जाता है। इसका मतलब वर्ड अगर पोजीशन मैंने बोला, इसका मतलब किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसकी लोकेशन की ही बात कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो पोजीशन वर्ड अपने आप के अंदर ही लोकेशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों को समाये हुए है। ठीक है? तो अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में, अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमारे पोजीशन के अंदर, पोजीशन वर्ड बोला तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हो ही गया। अब अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के चेंज होने पर चेंज हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि उस पार्टिकल का वो पार्टिकल मोशन में है। और अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने पर, टाइम के रेस्पेक्ट में मतलब टाइम के चेंज होने पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि वो पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है? यस। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हूं, बैठा हूं, और मेरे सामने से कोई एक आदमी गया, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ गया, टाइम चेंज होने पर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब वो पार्टिकल मोशन में है। लेकिन उसी के साथ हम भी अगर मूव करने लगे उसी का हाथ पकड़ के, तो क्या मेरे रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन अब चेंज हो रही है क्या? नो। नहीं। अब मेरे रिस्पेक्ट में क्यों नहीं चेंज हो रही है? तुम तो कहोगे कि सर मोशन में हो तो मूव तो कर ही रहा है। भाई हम जब वहीं चले गए तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके साथ एसोसिएट हो गया, और हम जैसे जैसे जाएंगे तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलेगा, लेकिन मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी गति से वो चल रहा था उतनी ही गति से मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी उधर चलने लगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कहेंगे कि वो पार्टिकल मोशन में नहीं है। तो मोशन और रेस्ट जो होता है ना, ये रिलेटिव टू ऑब्जर्वर और व्यूअर होता है। एक ऑब्जर्वर या व्यूअर के रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल मोशन में है या कोई पार्टिकल रेस्ट में है, ये बात हम करते हैं। रेस्ट या मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव होते हैं। जल्दी से लिखो, मोशन में एक एक पॉइंट बना के ऐसे लिख लो, ऐसे एक पॉइंट बना के लिखो। इफ अ बॉडी or particle, if a body or particle changes its position, if a body or a particle changes if a body or a particle changes its position with respect to time, changes its position with respect to time, comma, it is said to be moving. It is said to be moving. ये मोशन करता हुआ माना जाएगा। अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मूव कर रहा है, मोशन में है। एल्स इट इज एट रेस्ट, अदरवाइज ये रेस्ट में बोला जाएगा। अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को समय के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? रेस्ट में है। क्लियर हुई बात बेटा? ये दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा चीज लिखो। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। मोशन हमेशा एक ऑब्जर्वर के रिलेटिव है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मोशन डिफाइन किया जाएगा। मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है।
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ भी ना पता हो तो हम मोशन बता दें, नहीं, बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, बिना ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वर का मतलब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पे है, तो बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, बिना ऑब्जर्वर के या व्यूअर के मोशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। पार्टिकल मूव कर रहा है या पार्टिकल रेस्ट में है, ये बात हम लोग बिना ऑब्जर्वर की परमिशन के नहीं बता सकते। ऑब्जर्वर जो देखेगा बताएगा। अगर ऑब्जर्वर, जैसे मान लो एक स्कूटी पर दो लोग बैठे हैं, एक चला रहे हैं एक बैठे हैं, क्या दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर। कैसे? पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अर्थ पर बैठा हुआ कोई एक इंसान है, वो तो देख रहा है ना कि दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो अब कैसे हम बोल दिए कि चेंज नहीं कर रहा है? पहले, सबसे पहले आपको पूछना चाहिए किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात आप जानना चाहते हैं, पहले हमसे ये सवाल करना चाहिए था। जब भी हमने बोला कि कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है कि नहीं, तो आप कहोगे कि सर ऑब्जर्वर कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर अगर मान लो कि आप हो और आपके सामने एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो तो मोशन में है। लेकिन अगर मान लो कि आप ऑब्जर्वर नहीं हो, उस आदमी पे के कंधे पर बैठा हुआ एक बंदर ही ऑब्जर्वर है, कंधे पे उसके बंदर बैठा दो और कहो कि वही ऑब्जर्वर है, तो आदमी जहां जहां जाएगा बंदर भी उसके साथ साथ जाएगा, तो बंदर के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक है, तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। आगे लिखो इसी में, इट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, इट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, इट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, it is combined property of the object under study and the observer, and the observer। मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमको स्टडी करनी है वो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है। मोशन क्या है? एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, किसकी? उस ऑब्जेक्ट की जिसके बारे में हमको स्टडी करनी है, एंड द ऑब्जर्वर। मतलब बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, और बिना ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वर का मतलब हो सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी ऑब्जर्वर तो है, हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई चीज है नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, मोशन की उसके, तो हमें उसके ऑब्जर्वर के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको यही बात बोली गई कि मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, वो ऑब्जेक्ट जिसकी हमें स्टडी करनी है, एंड इट्स ऑब्जर्वर, उसके ऑब्जर्वर के बारे में बिना पता किए हुए हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? बोलिए। हाँ। ये लोग कहीं चले गए क्या? डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। हाँ, तीसरा, अब देखो तीसरी बात, देयर इज नो मीनिंग ऑफ, there is no meaning of rest or motion, there is no meaning of rest or motion without the observer, without the observer। बिना ऑब्जर्वर के रेस्ट एंड मोशन का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुई बात बेटा ये? ठीक है, तो मोशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। मोशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में है, और अगर चेंज नहीं कर रहा है तो बोलेंगे पार्टिकल रेस्ट में है।
दूसरी चीज मैंने बोला कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिलेटिव है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोशन और रेस्ट विदाउट द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के बिना मोशन या रेस्ट वर्ड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज और बात करनी है, जैसे एक बात मैं बता दूं, क्योंकि आपको यहां पर जो चैप्टर की बात है, अभी तो हम जनरल बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो चाहे कहीं पर भी पार्टिकल के पोजीशन में चेंज हो रहा है, 1D में, 2D में, 3D में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है, पोजीशन की जरूरत है, मोशन की डेफिनेशन वहां पर भी वही होगी जो मैंने अभी बताया। अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ एक कन्फाइंड वे में बात करेंगे। अब हमारा चैप्टर जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आपका वन डायमेंशनल मोशन ही है, वन मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात को लिख लो, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, if a particle moves along a straight line, we call it as rectilinear motion। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में उस पार्टिकल की कंडीशन को हम बात करेंगे। अब इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और है, चौथी, और ये होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, अक्सर हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा ये चैप्टर और इसके आगे वाला चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स क्या होती है, ऐसा एक मोशन की स्टडी, मोशन में उसके ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इन सब की ऐसी स्टडी जिसमें हम उस पार्टिकल के मोशन के होने का रीजन नहीं जानना चाहते हैं, ना मेरा पर्पज है कि भाई मोशन क्यों हो रहा है, ये वाली बात हम आगे चल के करेंगे, मैकेनिक्स में करेंगे। तो काइनेमेटिक्स आपकी ऐसी स्टडी है मोशन की जिसमें हम मोशन के कॉज को जाने बगैर पूरे मोशन की स्टडी करेंगे। मोशन किस वजह से हो रहा है, हमारा कोई यहां पर ऑब्जेक्टिव इस वाले चैप्टर में या फिर अगले मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका कि भाई मोशन क्यों हो रहा है। पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बात की बात है, नहीं जानेंगे, आगे वाले चैप्टर में जानेंगे, अभी हम इसमें नहीं जानेंगे। हमें बता दिया कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो बस मूव कर रहा है, पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो हाँ है, एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम यही जानेंगे, वेलोसिटी क्या होती है हम यही जानेंगे, लेकिन वो एक्सेलरेशन का चेंज क्यों आया या एक्सेलरेशन वहां पर क्यों आया, कौन लेके आया एक्सेलरेशन, इसकी बात हमको यहां पर नहीं करनी है, इस चैप्टर में नहीं करनी है। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे बात करेंगे, मतलब ये चैप्टर ये कहता है, चैप्टर की थीम ये है कि भाई यहां पर इसकी बात नहीं किया जाएगा, इसकी बात हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे। ऐसा नहीं है कि बात नहीं करनी है तो हमको इसके बारे में जानना ही नहीं है, जानना है, लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में या इसके आगे वाले चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन में, वहां पर हम लोग इसके रीजन के बारे में नहीं जानेंगे। विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। मतलब मोशन के रीजन को जाने बगैर मोशन की स्टडी करना ही काइनेमेटिक्स होती है। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, अब चलो इसके बाद अब हम लोग अपनी बात को अपने एकदम कन्फाइंड वे में लेके चलते हैं, और पांचवा टॉपिक हमारा है, पांचवा टॉपिक, चार टॉपिक तो ऐसे छोटे छोटे हो गए, पांचवा टॉपिक हमारा अब यहां से शुरू होगा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हेडिंग ही हमारा है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल का मोशन। अब देखो, आपको मैंने वेक्टर में एक बात बताई थी, वेक्टर में पूरी चीज बताई है। मान लो कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ये
एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप बताओ एक स्ट्रेट लाइन पर कितनी डायरेक्शंस होती हैं? ये एक अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस पर कितनी डायरेक्शंस हैं? एक लाइन पर कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं? एक लाइन की कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं? 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, 2 के अलावा कोई तीसरी डायरेक्शन? नो सर। बोलिए। नो सर। नहीं हो सकती है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी आएंगी जिनके पास डायरेक्शन होगा, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी हमको मिलेंगी जो स्केलर होंगी। स्केलर का तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कि मतलब है? सर नहीं है। नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी का ही हमें डायरेक्शन से मतलब है। तो बेटा जब यहां पर केवल और केवल जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा तो या तो वो इधर जा सकता है या तो वो इधर जा सकता है, यही तो कर सकता है। यस। इसका मतलब अगर कोई 2 ही डायरेक्शन है तो क्यों हम वेक्टर वर्ड यूज करके या वेक्टर का सिंबल बना के कंफ्यूजन में डालें? अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी भी इसी लाइन के अलोंग होगी। समझ में आई बात? अगर हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी भी इसी लाइन के क्या होगी? अलोंग होगी। अब अगर मान लो एक साथ हमें 2 वेक्टर क्वांटिटी मिल गई तो या तो दोनों एक ही उस लाइन के तरफ एक ही तरफ होंगी या एक अपोजिट तरफ से होंगी एक। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो उस केस में या तो उसका जो डायरेक्शन है या तो वो इधर की तरफ होगा या फिर वो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ऐसा ही तो होगा। 2 के अलावा कोई तीसरी डायरेक्शन हमें मिलनी ही नहीं है। तो हम लोग यहां पर एक पर्सनल साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। ये पर्सनल साइन कन्वेंशन है, ये पर्सन टू पर्सन बदल सकता है। अगर लोग बदलना चाहें बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके सवालों में कहीं कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, लोग क्या करते हैं इस तरफ की चीजों को पॉजिटिव सिंबल से दिखाते हैं, डायरेक्शन के लिए सिंबल है, और इस तरफ की चीजों को निगेटिव सिंबल से दिखाते हैं। मतलब अगर किसी चीज के आगे पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव सिंबल लग रहा है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ये है, और निगेटिव चिन्ह बना है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ये है। प्लस और माइनस यहां पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो यहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई वेक्टर के लिए आप वेक्टर वेक्टर ना बनाया करो, किसी के ऊपर एरो बनाया के ना करो या बोल्ड लेटर में ना लिखो, आप सीधे सीधे उसके आगे प्लस या माइनस बना के बता दो। क्योंकि एक लाइन के अलोंग अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसकी केवल और केवल 2 ही डायरेक्शन होगी। तो अगर आपने कहीं पर किसी के आगे प्लस लिखा है तो मैं मान लूंगा कि हाँ वो आपका एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, अगर माइनस लिखा है तो मान लेंगे कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है। क्लियर हुई बात बेटा? ये इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन पर 2 वेक्टर आ गए या 3 वेक्टर आ गए या 4 वेक्टर आ गए एक साथ तो उनके बीच में एंगल या तो 0 डिग्री का होगा या फिर 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब उन वेक्टर्स के बीच का एंगल फिक्स है, या तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा या उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। या तो दोनों वेक्टर एक ही लाइन में होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, या वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री वाली कंडीशन आएगी। अब जो वेक्टर में मैंने 0 डिग्री के लिए जितनी जितनी कंडीशन बनाई थी, अगर 2 वेक्टर का एडिशन हो रहा है तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, अगर एडिशन हो रहा है तो 180 डिग्री पर मिनिमम रिजल्ट मिलेगा, अगर 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो 0 डिग्री पर मिनिमम मिलेगा, 180 डिग्री पर मैक्सिमम मिलेगा। तो ये सारी चीजें केवल और केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली ही यहाँ पर वैलिड है। उसके बाद के एंगल के लिए जो वेक्टर की चीजें थी वो यहां पर इस चैप्टर में वैलिड नहीं होंगी। क्यों?
क्योंकि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मोशन करेगा। तो मोशन की केवल और केवल दो डायरेक्शंस यहाँ पे हैं, तो उन डायरेक्शंस के लिए हम लोग प्लस सिंबल और माइनस सिंबल बनाते हैं। यहां पर प्लस एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ठीक है, प्लस और माइनस साइन यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के आगे प्लस लगा है या उसके आगे माइनस लगा है, तो प्लस और माइनस, ये ध्यान रखना कि वो उसके डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो। ठीक है, चलिए। अब जैसे मान लो कि आपने यहां पर इस बात को ऐसे किया, जैसे मान लो कि ये आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा यहां पर भी पार्टिकल के पोजीशन को देखना होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो हम देख ही नहीं सकते हैं। कभी भी हम पार्टिकल की पोजीशन या उन सभी चीजों की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ही नहीं कर सकते। कि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो हमको अब चूंकि हमारे पास तीन एक्सिस मानने की परमिशन तो है नहीं, क्योंकि पार्टिकल का मोशन या तो एक्स एक्सिस में होगा, या वाई में होगा, या जेड में होगा, या किसी एक लाइन के अलोंग होगा। वो चाहे वो एक्स वाई के बीच में हो, या वाई जेड के बीच में हो, या जेड एक्स के बीच में होगा, तो किसी एक लाइन के अलोंग ही ना। तो बेटा वहां पर हम बाकी और एक्सिस बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन हाँ, इसी पर हम कोई एक पोजीशन अपने अकॉर्डिंग क्या मानेंगे? ओरिजिन। हम क्या मानेंगे? ओरिजिन। और यही हमारा क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, या रेफरेंस पॉइंट होगा। और इसी ओरिजिन पे हमारा क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा। इसी पोजीशन पे हमारा क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, यही हमारा ऑब्जर्वर है या व्यूअर है। ठीक है, जहां आपने अपना ओरिजिन माना, वहीं पर आप अपने आप को या अपना ऑब्जर्वर कोई बिठा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात बेटा ये? अब अगर मान लो आपका पार्टिकल, ऐसा तो होगा नहीं कि आपका ऑब्जर्वर यहां है तो पार्टिकल किसी 2D में होगा या 3D में होगा, क्योंकि सारी बात अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलोंग कर रहे हैं, तो पार्टिकल की पोजीशन भी इसी लाइन के अलोंग होगी। तो मान लो कि सपोज करो कि पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल P यहां पे है, तो इस पार्टिकल का आप क्या बता दो? इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट बता दो। और मान लो कि ये एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, तो इसका केवल एक्स ही कोऑर्डिनेट तो बताना होगा। इसका वाई और जेड तो सब जीरो होगा। एक्स एक्सिस पर वाई और जेड दोनों क्या होते हैं? जीरो। एक्स बता दिया। और किस टाइम पर है, वो टाइम बता दिया कि इस टाइम पर इसकी पोजीशन ये है। अब बेटा ये एक्स इज द क्या है? कोऑर्डिनेट है। एक्स क्या है? कोऑर्डिनेट है। अब अगर मान लो कि ये एक्स आपका प्लस में है, इसका मतलब आपका पार्टिकल इस ओरिजिन के किधर है? बताओ, ओरिजिन के किधर है? राइट साइड में है ये। और अगर मान लो आपका एक्स की वैल्यू निगेटिव है, तो पार्टिकल कहां है? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस डायरेक्शन को हम लोग अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली बात कर लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे। क्लियर? यस। और क्या बताने के लिए? पोजीशन को बताने के लिए। अब बात समझना, अभी कई चीजें इसमें अभी होंगी, चेंज होंगी। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका माइनस एक्स एक्सिस होगा। होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और वो आपका माइनस एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो अब बेटा अगर मान लो पार्टिकल इधर कहीं पाया जा रहा है, इस रीजन में पाया जा रहा है, तो उसका पोजीशन पॉजिटिव होगा। अगर पार्टिकल इस रीजन में कहीं पाया जा रहा है, इस रीजन में,
तो उसका पोजीशन कैसा होगा, निगेटिव होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोजीशन आप देखो, अगर x की वैल्यू को कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखोगे तो या तो इसकी वैल्यू +2 होगी, +3 होगी, +5 होगी, +10 होगी, या फिर -1, -2, -3, -1.5, -2.7, इस तरह से ही कुछ होगी। तो अगर माइनस या प्लस वर्ड, माइनस और प्लस सिंबल आ गया ना यहाँ पे, और माइनस और प्लस सिंबल बता क्या दिया, इसके पोजीशन के बारे में, उसके चिन्ह के बारे में, मतलब उसके डायरेक्शन के बारे में बता दिया। क्लियर हुई बात बेटा? ये इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकल का पोजीशन बता दिया जाए, उसके कोऑर्डिनेट बता दिए जाएं, तो उस पार्टिकल की पोजीशन कंप्लीटली डिफाइंड हो जाएगी। अगर पार्टिकल केवल और केवल एक एक्सिस पर मूव कर रहा है तो पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसका कोऑर्डिनेट बता दो, तो इसका मतलब आपने उस पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके पोजीशन के रेस्पेक्ट में दे दी, क्योंकि इसका वाई और जेड तो होना नहीं है, केवल एक्स होना है, टाइम होना है, किस टाइम पर उसकी पोजीशन ये है आपने बता दिया, तो आपने इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। ठीक। अब हम लोग यहां पर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहली चीज हम इसमें बात करेंगे 5.1। इसमें हम 4-5 पॉइंट की बात करेंगे, और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ, सबसे पहले हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और पाथ लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो अब समझो डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर मान लो कि t1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन x1 है, x1 कोऑर्डिनेट है, वो चाहे प्लस में हो माइनस में हो, मतलब कोऑर्डिनेट है, वो उसका एक निर्देशांक है। निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, वो ओरिजिन के इधर भी हो सकता है, ओरिजिन के उधर भी हो सकता है, ये आपसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो कि पार्टिकल का t1 टाइम पर उसका कोऑर्डिनेट है x1 और t2 टाइम पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x2, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं, सिंबल देते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1 इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 है। अब x1 और x2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। ठीक। अब एक चीज थोड़ा सा और देखना, मैं पीछे वाली स्लाइड पे आ रहा हूं। अब ये देखो, अगर मान लो, इसमें ध्यान से देखना, इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखना, अगर मान लो कि किसी पार्टिकल की पोजीशन टी टाइम पर यहां पे है, तो उसका पोजीशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बताओ। रियल पोजीशन मैंने बताया कि वो ये है, तो पोजीशन उसकी पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। अगर मान लो पार्टिकल की पोजीशन यहां है, उसका पोजीशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव। निगेटिव है। ठीक है, अगर पोजीशन में चेंज होता है तो एक टर्म हम यूज करते हैं वेलोसिटी। अब मान लो कि यहां पर पार्टिकल अगर है, ओरिजिन के लेफ्ट में पार्टिकल पाया गया तो उसकी पोजीशन निगेटिव है, ओरिजिन के राइट में पार्टिकल पाया गया तो उसकी पोजीशन पॉजिटिव है। साथ में अगर मान लो कि पार्टिकल की पोजीशन तो यहां है, लेकिन ये पार्टिकल यहां पे पोजीशन है, पोजीशन तो निगेटिव है, लेकिन पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव? निगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन। ये डायरेक्शन इधर का एरो पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन यहां पर निगेटिव है, लेकिन पार्टिकल जा किधर रहा है? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पोजीशन तो एक लोकेशन है, समझ में आई बात? तो इसकी लोकेशन इधर निगेटिव है, उधर लोकेशन उसकी पॉजिटिव है, लेकिन ये जा किधर रहा है?
पॉजिटिव डायरेक्शन में। वैसे ही इस पार्टिकल की पोजीशन तो पॉजिटिव है, अगर वो इधर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर वो इधर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, तो पोजीशन तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करके हम देख लेंगे कि पोजीशन क्या होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि निगेटिव पोजीशन वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव पोजीशन वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आ गई है? यस। पॉजिटिव पोजीशन वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। कोई पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, लेकिन कोई इस पे धक्का पीछे लगा रहा है, उसका एक्सेलरेशन इधर दे रहा है, तो पोजीशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव है। इसका एक्स क्या है, पॉजिटिव, इसका वी क्या है, पॉजिटिव, लेकिन इसका ए क्या है, निगेटिव। ये कुछ भी हो सकता है, ये सब ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं सवालों में। पार्टिकल अगर ओरिजिन के राइट साइड में है तो मतलब पॉजिटिव पोजीशन है, ओरिजिन के लेफ्ट में है तो निगेटिव पोजीशन है। अगर पार्टिकल राइट साइड में जाने की कोशिश कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन उसकी है, मतलब उसकी पॉजिटिव वेलोसिटी है। अगर वो पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी। अगर पार्टिकल के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लगा है तो वो पॉजिटिव है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा है तो निगेटिव है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो यहां के बाद लगेगा, इसके बाद इधर होगा तो निगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन को देखेंगे और पार्टिकल की पोजीशन तो उसकी लोकेशन को देखेगा ना, इसके इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, चलो, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर पार्टिकल की पोजीशन t1 टाइम पर x1 है और t2 पे x2 है तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, x2 माइनस x1 इन द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से भी दिखा दे रहे हैं। मान लो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा ओरिजिन है और पार्टिकल की ये पोजीशन, पार्टिकल यहां पर P पॉइंट पे है, कुछ देर के बाद पार्टिकल Q पे चला गया, तो ये इसकी पोजीशन है x1, कब, टाइम t1 पर। ये पोजीशन इसकी x2 है, कब, टाइम t2 पे। तो उस केस में आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन होगी। x2 माइनस x1, ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। पार्टिकल x1 से x2 की तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट उसका किधर हुआ, x2 की डायरेक्शन में हुआ। क्लियर? अब देखो यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं कि इफ x2 बड़ा है किससे, x1 से, तो उस केस में डेल्टा x कैसा होगा बेटा, x1 पॉजिटिव। डेल्टा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मान लो कि इफ x2 लेस देन क्या हुआ, x1, तो डेल्टा x क्या हुआ, निगेटिव। मतलब ये पहली वाली, ये वाला केस पहला वाला केस है, मैं बोल देता हूं कि ये केस आपका, मैंने जो डायग्राम बनाया है ये पहला वाला। अब यहां पर एक दूसरा डायग्राम मैं बना देता हूं। मान लो ये आपका ओरिजिन है और t1 टाइम पर पार्टिकल यहाँ पे है, पोजीशन ये x1 है और ये किसने टाइम पे, t1 पे। अब पार्टिकल यहाँ आ गया, इसकी पोजीशन ये बाद की हो गई x2 और टाइम हो गया t2, तो पार्टिकल फाइनली किधर से किधर आया, कहां से कहां आया, x1 से x2 आया,
ये आया तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। बताओ ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? नेगेटिव डायरेक्शन है ना। यस तो इसीलिए मैंने बोला अगर x2 की वैल्यू x1 से छोटी है तो उस केस में पार्टिकल की पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर मान लो इफ, अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगेगा, अगर x2 की वैल्यू x1 के बराबर है तो आपका डेल्टा x क्या होगा? x2 और x1 दोनों बराबर हैं, डायरेक्शन भी X- इक्वल है, आपका डेल्टा x क्या होगा? डायरेक्शन भी इक्वल है सर। हाँ भाई, सब कुछ x2 और x1 ये तो कोऑर्डिनेट है ना, वो तो कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो भी होगी वो वही है ना भाई। यस x2 और x1 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं x2 और x1 जब भी लिखूंगा तो इसका मतलब है कि वो उसका कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट में प्लस या माइनस कुछ भी कुछ आएगा। अगर मान लो कि x2 की वैल्यू है -2 मीटर और x1 की वैल्यू -2 मीटर, मतलब पार्टिकल अभी 1 सेकेंड पहले या अभी t इक्वल टू 0 टाइम पर -2 मीटर पे है और t इक्वल टू 10 सेकेंड पर भी -2 मीटर पे भी है। इसका मतलब डेल्टा एक्स आपका क्या होगा? 0। और डेल्टा एक्स अगर 0 है तो आप इसको 0 ही नहीं लिखेंगे, 0 वेक्टर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ में अगर हमने यहां पर चूंकि वेक्टर का सिंबल नहीं यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 0। और डायरेक्शन क्या होगी? आई का नहीं बेटा, डायरेक्शन विल बी एनी ऑर्बिटरी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जब वेक्टर ही 0 हो गया तो 0 वेक्टर की तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है ना। एक लाइन पर हम 0 वेक्टर की इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शंस बना सकते हैं। 0 वेक्टर अगर यूनिवर्स में है तो उसकी कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आप अपने हिसाब से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस सर समझ में आ गई बात ये? और यस डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस और डिस्प्लेसमेंट के बाद लिखो अगला पॉइंट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, इतनी चीजें अभी। यस सर आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बात करेंगे अब पाथ लेंथ की। तो लिखो पाथ लेंथ के लिए, ये तो आपका टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट का, पूरा डिस्प्लेसमेंट में काम कंप्लीट। अब बात करेंगे पाथ लेंथ। लिखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई अ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल T2 minus T1 is called path length. Is called path length. Total distance covered by a particle in time interval T2 minus T1 is called path length. अगर T2 minus T1 टाइम इंटरवल के बीच पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसका क्या होगा? पाथ लेंथ। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलिए। यस यस सर ठीक। अब यहां पर आप थोड़ा सा पॉइंट नोट बना के लिखना, ऐसे नोट बना लो और लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may or may not be equal to the path length. The magnitude of displacement
may or may not be equal to path length. डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ के बराबर भी हो सकता है और पाथ लेंथ के बराबर नहीं भी हो सकता है। अब क्या होगा ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट नोट में, ये तो पहला पॉइंट आपका था और नोट में ही आप दूसरा पॉइंट लिख लो। हाँ, इफ एन ऑब्जेक्ट, और ये बात अभी समझ में आ जाएगी, लिखते ही आप बात को समझ जाओगे। इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object does not change its motion, does not change its direction, if an object does not change its direction of motion, if an object does not change its direction of motion on straight line, then the magnitude of displacement, then the magnitude of displacement and path length, magnitude of displacement and path length, magnitude of displacement and path length will be equal. मतलब अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए अपने डायरेक्शन को चेंज न करे तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना वही उसका पाथ लेंथ भी हो जाएगा। मान लो कि पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और पहले यहां पे था और यहां पर आ गया, तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही पार्टिकल गया, यहां से यहां पहुंच गया बस। तो आप बताओ, तो डायरेक्शन तो ये है जाने का, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड, और यही तो इसकी पाथ लेंथ भी होगी। पार्टिकल के द्वारा चली गई टोटल दूरी वही उसका पाथ लेंथ है। लेकिन अगर मान लो कि ये पार्टिकल ऐसे न चल के ऐसे पहुंचे, पोजीशन वहीं पे आए, चलना यहां से शुरू करे और ऐसे जाए और यहां से वापस यू टर्न होके वापस ऐसे चला है, इसी पाथ पे चला है ऐसे ही, ठीक है। अब देखो आपको मैंने पाथ थोड़ा बगल में बना के दिखाया है, तो वो दिखाने का बस केवल ये रीजन है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन पर उसी के ऊपर एक लाइन बनाएंगे तो आपको समझने में या आपकी विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर नहीं होगी, तो ये बात समझना कि दोनों एक ही लाइन है। ये बस मैंने दिखाया है कि ये फॉरवर्ड पाथ है, ये रिटर्न पाथ है। ये तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये हो गई है। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जाते जाते इसने अपनी डायरेक्शन को यहाँ पर क्या कर लिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज हुआ है और इसके बाद फिर इधर आने लगा। अब बताओ, अब चली गई दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इतना ही हुआ है, अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यही हुआ है। लेकिन चली गई दूरी आपकी ये है, ये इसकी चली गई दूरी है, टोटल दूरी है। इसका मतलब चली गई दूरी ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है। तो यहां पर हम क्या बात लिख सकते हैं, हम यहां पे ये बात लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस आर इक्वल टू path length, will be equal to path length। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ के या तो बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ के बराबर होगा या उससे कम होगा। अब पाथ लेंथ के बराबर कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलते हुए अपनी डायरेक्शन को न चेंज करे, तो टोटल चली गई दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस, ठीक है।
Yes. ठीक, अब यहां पर मान लो इसको अगर हम ऐसे बोल दें कि ये आपका पोजीशन है x1 और ये पोजीशन इसका है x2, ऐसे, तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा x क्या होगा इसका, x2 माइनस x1। ठीक है, अब पार्टिकल यहां से चला था, ये p मान लो, ये q मान लो और इस पॉइंट को r मान लो, तो आपका पाथ लेंथ है जिसको दिखाते हैं डेल्टा s से, तो डेल्टा s क्या होगा, pq की लंबाई प्लस qr की लंबाई। समझ में आई बात, ये पूरी लेंथ Yes, sir. अब प्लस ये वाली लेंथ जाना और प्लस उसका वापस आना, ये लेंथ यहां तक, और डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल इसका ये मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन पाथ लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिख के और इस पर आप काम करो, और आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस, a particle moves on x-axis, a particle moves on x-axis, सवाल में बताया जा रहा है particle moves on x-axis at t equal to 0 second, it is at origin, t equal to 0 second, it is at origin, now it moves, now it moves 2 centimeter in 1 second in positive x axis direction, and in next 1 second डायरेक्शन के बाद and in next 1 second, next 1 second it reaches at origin, it reaches at origin in moving negative x-axis direction. Find the displacement and path length, क्वेश्चन है, find the displacement and path length in following time intervals। फॉलोइंग टाइम इंटरवल्स में पहला आपका टाइम इंटरवल है फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, और देख के इसका आंसर बता सकते हैं, 2 centimeter. फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, और तीसरा है फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। देख के आंसर सक्षम बताओगे। पहले डिस्प्लेसमेंट में लिख रहा हूं डेल्टा x बताना, पार्टिकल के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना दे रहा हूं। ये पार्टिकल ऐसे है, ये आपका ओरिजिन है, और यहां से पार्टिकल गया, पहले 1 सेकेंड यहां लगा, मतलब ये 0 सेकेंड पर x पे था, और 1 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंच गया, तो +2 सेंटीमीटर, और फिर ये आपका क्या है 1 सेकेंड,
इसके बाद 1 सेकंड और ये आगे बढ़ा और फिर पीछे, मतलब 1 सेकंड और टाइम में आगे जाने पर ये क्या हुआ, ओरिजिन पे आ गया। 1 सेकंड और टाइम में आगे गए तो 1 सेकंड के बाद अब ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू 2 सेकंड हो जाएगी। और 2 सेकंड, 0 सेकंड पर भी ये यहीं पे था और 2 सेकंड पर भी ये यहीं पे है। तो पहले वाले में बताओ, 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +2 सेंटीमीटर। हाँ, 2 सेकंड। +2 सेंटीमीटर, यही हुआ ना। यस सर। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? मैं डायग्राम यहाँ पे फिर से एक बार बना दे रहा हूँ, वहां ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि डायग्राम छोटा बन गया हो। देखो, ये आपका ओरिजिन है ये, और पार्टिकल यहां से चला ऐसे, और कब चला, 0 सेकंड से पार्टिकल चला और ऐसे गया सीधे, 2 सेंटीमीटर जाके पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो ये आपके पास कितना समय लग गया, 1 सेकंड समय लगा। और ये 0 मीटर पे था, 0 सेंटीमीटर पे था, क्योंकि ओरिजिन इसका क्या है, 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर पे था। और यहां पे क्या हो गया, +2 सेंटीमीटर पे। अब फिर पार्टिकल 1 सेकंड और चला और ये यहीं पर पहुंच गया। इसका मतलब फिर से इसकी तीसरी पोजीशन बाद वाली फिर से 0 हो गई, लेकिन समय आपका क्या हो गया, 2 सेकंड। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 सेकंड। ये इसको इसी यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा ये। ठीक, तो आप बता दो डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 से 1 सेकंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये। तो आप बता दो, फाइनल पोजीशन +2 सेंटीमीटर -0, 2 सेंटीमीटर। अब पाथ लेंथ डेल्टा एक्स क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। कितनी दूरी चला, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 सेकंड से 2 सेकंड में आप बता दो डेल्टा एक्स, बताओ सक्षम कितना होगा, डेल्टा एक्स। 0 होगा। अरे भाई, पोजीशन का चेंज 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड पे यहां पे है और 2 सेकंड पे यहां हुआ, तो 1 सेकंड फाइनल पोजीशन इसकी 0 है और इनिशियल पोजीशन 2 सेंटीमीटर पे है ये। हाँ, तो क्या हो गया, -2 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ इसका, माइनस डायरेक्शन में हुआ। माइनस डायरेक्शन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल टाइम है ना आपका, यस सर। और ये इनिशियल है। तो इनिशियल पे कितनी पोजीशन है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेकंड पे कितनी है, 0 सेंटीमीटर ये। अच्छा, डेल्टा एस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ही। डेल्टा एस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे वाले में बताओ डेल्टा एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। सर 0। 0 सेकंड पर 0 पे है और 2 सेकंड पे भी 0 पे है, इसका क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 सेंटीमीटर। और डेल्टा एस क्या होगा आप बताओ। 0 से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने क्या क्या कारनामा किया, 0 से 1 सेकंड तक तो पार्टिकल 2 सेंटीमीटर आगे गया, और फिर 1 से 2 सेकंड 2 सेंटीमीटर और आगे गया। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो, 0 से 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस ये ट्रेवल किया और 1 से 2 सेकंड में डिस्टेंस ये ट्रेवल किया। तो 0 से 2 सेकंड में इन्हीं दोनों को जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, तो बहुत आसान सा चैप्टर है ये, लेकिन हाँ, ये कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट करता है और डिफिकल्टी भी प्रॉब्लम की बढ़ाता है, क्योंकि जितना आसान होता है ना, उतना ही इसमें हम लोगों को खेल खेलने का मौका मिलता है। ठीक है, तो कई तरह की सिचुएशन सिनेरियो बना बना के हम लोग इसमें अपना काम करते हैं। तो ये चैप्टर बड़ी सावधानी से पढ़ने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर समझ में आ गया तो मोशन इन 2D, मोशन इन 3D सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मोशन इन 2D में क्या होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। अगर एक एक्सिस पर ऐसा खेल हो रहा है तो दूसरे वाले पे भी ऐसा होगा। दोनों की इंडिविजुअल एनालिसिस कर लो, रिजल्ट बना के लिख दो। एक का करना समझ में आ गया तो हम दूसरा करना समझ जाएंगे। ठीक है, बोलिए। सक्षम, आवाज नहीं आ रही है उन सबों की। ठीक है,
चलो फिर हम क्लास अब ऑफ कर रहे हैं ना। अब कल आपकी क्लास होगी, ठीक है। ठीक। हम्म।